दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। इस अध्याय में आप जानेंगे ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और उनके प्रकार क्या हैं, वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत प्रमुख कौन से हैं, इनके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप ये जानेंगे कि कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों पिछली कक्षा में हमने ये जाना था कि भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो संपूर्ण ऊर्जा है या कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। फिर भी हम ऊर्जा संकट के विषय में क्यों सुनते हैं। ऊर्जा को जब न तो उत्पन्न किया जा सकता है न उसे नष्ट किया जा सकता है, तो हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें ऊर्जा के साधनों की चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने में सक्षम होना चाहिए। यदि हम ये याद करें कि हमने ऊर्जा के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या क्या सीखा है, तो पहेली को हल किया जा सकता है। दोस्तों ऊर्जा के विविध रूप हैं। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यदि हम किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराएं तो प्लेट की स्थितिज ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाएं तो प्रक्रम अधिक ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा देने वाली होती है, और इस प्रकार जलने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। मोमबत्ती को जलाने पर इन ऊर्जाओं के अतिरिक्त और क्या अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये आपको जानना चाहिए। दोस्तों किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, लेकिन यदि हम जलती हुई मोमबत्ती पर पुनः विचार करें तो क्या हम किसी प्रकार से इस अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश को अन्य उत्पादों के साथ मिलाकर मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा को वापस पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोस्तों एक अन्य उदाहरण लें तो हम 100 ml जल लेते हैं जिसका तापमान 348 केल्विन या 75 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसे किसी कमरे में रखा रहने देते हैं जिसका ताप 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुछ समय के बाद क्या होगा? दोस्तों क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके द्वारा पर्यावरण में लुप्त हुई समस्त ऊष्मा को एकत्र करके जल एक बार ठंडा हो गया हो और उसे गर्म किया जा सके? ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पे हम ये पाएंगे कि प्रयोज्य रूप में उपलब्ध ऊर्जा चारों ओर के वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोग रूप में क्षयित हो जाती है, और इसलिए कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं वो यूज हो जाता है यानी उपभोग कर लिया जाता है, और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों फिर किसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाए? दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा को विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। रेलगाड़ी को चलाने के लिए हम डीजल का उपयोग करते हैं। सड़कों के लैंप को जलाने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं। साइकिल से विद्यालय जाने में पेशियों की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशी ऊर्जा, विविध वैद्युत यंत्रों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने अथवा वाहनों को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती हैं। और हमें ये जानना जरूरी है कि ऊर्जा को उसके प्रयोज्य रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत का चयन किस प्रकार किया जाए। तो दोस्तों उपयुक्त क्रियाकलापों के बाद हम ये जानते हैं कि कुछ कार्यों को करने के लिए हमें किसी विशेष ऊर्जा अथवा ईंधन स्रोत का चयन करना चाहिए, और किसी ईंधन का चयन करते समय हमको कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जिनमें वह दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त करता है, क्या वह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है, क्या आसानी से उपलब्ध है। तो ये सर्वोत्तम ईंधन के या सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत के लक्षण होते हैं। क्या आप दोस्तों ईंधन के विषय में 3 और प्रासंगिक प्रश्न सोच सकते हैं कि जितने भी वर्गों के ईंधन आज उपलब्ध हैं हमें उनका चयन करना हो तो कौन कौन से कारक जैसे विशेष कार्य भोजन पकाने के लिए हमारे चयन के विकल्पों को सीमित कर देते हैं। जिस ईंधन का चयन किया गया है वह किए गए कार्यों पर भी निर्भर करता है। जैसे हम सर्दियों में भोजन पकाने के लिए एक ईंधन तथा कमरे को गर्म करने के लिए कोई दूसरा ईंधन चुनेंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वो होता है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक ऊर्जा अधिक कार्य करे,
सरलता से सुलभ हो, भंडारण और परिवहन में आसान हो और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि वो सस्ता भी हो। तो ये एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत के प्रमुख गुण होते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीवाश्म ईंधन के बारे में। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन और बहते जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। दोस्तों ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया और जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई और इसके कारण दुनिया में ऊर्जा की मांग बढ़ गई। ऊर्जा की मांग में जो अधिकांश पूर्ति ये जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम से की जाती थी। मांग में वृद्धि के साथ साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी थी उसमें भी विकास किया गया। ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं और अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, इसलिए इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो ये जो भंडार हैं या रिजर्व हैं जल्दी समाप्त हो जाएंगे और ऐसी स्थिति को टालने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करनी पड़ी है। फिर भी आज भी हमें ऊर्जा को अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्मी ईंधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन को जलाने की कुछ हानियां भी हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद जब हम जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधनों के जलने पर वायु में कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं मुक्त होते हैं। इनसे एसिड रेन या अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल और मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के ग्रीन हाउस प्रभाव को जब आप याद करेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें गैसों के ग्रीन हाउस प्रभाव भी जीवाश्म ईंधनों द्वारा उत्पन्न होते हैं। दोस्तों जीवाश्म ईंधनों के जलाने के कारण उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषण है वो कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। जैसे उसको जलाने के लिए बेहतर परिस्थितियां या बेहतर टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो तो उसमें से कम जो है हमारे लिए कम खराब गैसें निकलेंगी। जो दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों और राखों के वातावरण में पलायन को कम करके कई तकनीकों द्वारा इनको घटाया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन का गैस स्टोव और वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। जब हम छोटा सा संयंत्र बनाकर इससे कुछ विद्युत उत्पन्न करेंगे और ये देखेंगे कि ऊर्जा के इस सरल और उपयोगी रूप को पाने के लिए क्या क्या करना होता है। देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक टरबाइन है। सरलतम टरबाइनों को गतिशील भाग रोटर ब्लेड होता है और गतिशील तरल ब्लेड या पंखुड़ियों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है। रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटर की पंखुड़ियों को एक गति देनी पड़ती है ताकि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करे। तो इसके लिए हम कुकर से भाप बनाते हैं, उसको देखिए इस टरबाइन को चलाया जाता है, उससे एक डायनेमो जुड़ा होता है और तब हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों संसाधनों की उपलब्धता पर यह निर्भर करता है कि किस प्रकार से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा विविध स्रोतों से प्रयोग की जा सकती है। जीवाश्म ईंधन में देखिए तापीय विद्युत संयंत्रों से प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल को उबाला जाता है और भाप बनाई जाती है जो टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न करती हैं। समान दूरियों तक कोयले और पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले और तेल क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं और इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण ये है कि यहाँ पर ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उससे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जल विद्युत संयंत्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है। ऊर्जा का ये अन्य पारंपरिक स्रोत बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर जल की स्थितिज ऊर्जा होती है।
जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। चूँकि ऐसे जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया जा सके, इसलिए जल विद्युत संयंत्रों को पहले बांधों में बांध बनाया जाता है, वहाँ पे जल को एकत्र कर लिया जाता है। और पिछली शताब्दी में पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाए गए हैं और भारत में हमारी ऊर्जा की मांग का चौथाई भाग जल पूर्ति जो है जल विद्युत संयंत्र द्वारा होती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों या कृत्रिम झीलों में जल एकत्र किया जाता है। उसके ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं और इन जलाशयों में जल संचित रहता है, जिसके फलस्वरूप इनमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग में टरबाइन पाइप द्वारा जल के बांध के आधार के पास टरबाइन स्थापित करके वहाँ पे वो जल मुक्त रूप से गिरता रहता है, जिससे टरबाइन की ब्लेड घूमने लगती हैं और जनरेटर द्वारा बिजली उत्पन्न होता है। चूँकि हर बार जब वर्षा होती है तो जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं, इसलिए जल विद्युत ऊर्जा का एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसलिए हमें जीवाश्म ईंधन की भांति जो किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे, जल विद्युत स्रोतों को समाप्त होने की कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों एक समस्या है कि बड़े बड़े बांध के निर्माण में कुछ समस्याएं होती हैं। बांध का निर्माण केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बांधों के निर्माण से बहुत से कृषि योग्य भूमि और मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। जो पेड़ पौधे वनस्पति जल में डूब जाते हैं वो अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा दोस्तों बांधों के निर्माण से जो विस्थापित होते हैं लोग, उनके पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजनाओं का विरोध इसी प्रकार की समस्याओं के कारण हुआ था। आइए जानते हैं दोस्तों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। पहला है जैव मात्रा या बायोमास। दोस्तों प्राचीन काल से लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, हम जानते हैं। और यदि हम ये सुनिश्चित कर लें कि पर्याप्त वृक्ष लगाए जाते रहेंगे तो जलाने की लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। लेकिन ईंधन के रूप में उपलों के दहन से आप भली भांति परिचित हैं। भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन के अस्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती है। चूँकि ये ईंधन पादप और जंतु उत्पाद हैं, अतः इन ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा कहते हैं। ये ईंधन अधिक ऊष्मा नहीं उत्पन्न करते, इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाता है। जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। चारकोल दोस्तों बिना ज्वाला के जलता है, इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है और इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। इसी प्रकार गोबर, फसलों के काटने के बाद बचे हुए अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस या जैव गैस निकलती है। इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ गोबर होता है, इसलिए इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर एक चित्र में आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी संरचना होती है और जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण गोबर में टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल, जिसे करदम या स्लरी कहा जाता है, बनाया जाता है, जहां से इसे डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है। संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं और अपघटन प्रक्रम पूरा होने और इसके फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। और जैव गैस का जो संपाचित डाइजेस्टर होता है उसके ऊपर बनी गैस की टंकी में ये संचित कर दिया जाता है और जैव गैस को गैस टंकी से उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है
और जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। लकड़ी, चारकोल और कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं बचता है। इसकी तापन क्षमता अधिक होती है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है और जैव गैस संयंत्र में जो स्लरी बची रहती है उसको समय समय पर संयंत्र से बाहर निकाला जाता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए यह उत्तम खाद के रूप में काम आती है। इस प्रकार जैव अपशिष्टों और वाहित मल के उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिल जाता है, उत्तम खाद मिलती है और अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का उपाय भी हो जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों पवन ऊर्जा के बारे में। सूर्य की विकिरणों द्वारा भूखंडों और जलाशयों के असमान ताप होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है, यानी तापांतर के कारण गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह शुरू होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने के लिए किया जाता है और पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों को चलाने, यांत्रिक कार्य करने में होता है। उदाहरण के लिए किसी पवन चक्की द्वारा जो जल पंप चलाया जाता है उसमें पवन चक्की की पंखुड़ियों से घुर्डी गति का उपयोग करके कुओं से जल खींचने के लिए होता है और आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। पवन चक्की या जो हमारा विंड मिल होता है उसकी संरचना किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। पवन चक्की की घोड़ी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है और किसी एकल पवन चक्की से निर्गत जो विद्युत होता है बहुत कम होता है, इसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं होता है। इसलिए किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं और इससे पवन ऊर्जा फार्म कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा फर्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर या आपस में जोड़ दिया जाता है। इससे नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। दोस्तों डेनमार्क को पवनों का देश या पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। देश की 25% से भी अधिक विद्युत की आपूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। जर्मनी भी इस क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान है। यदि हमें पवन द्वारा विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता को पूरा उपयोग करें तो अनुमान के अनुसार लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। ये 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। दोस्तों पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरणीय हितैषी और दक्ष स्रोत माना जाता है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पवन ऊर्जा के उपयोग में कई कठिनाइयां हैं। पहली ये है कि पवन ऊर्जा केवल उन्हीं क्षेत्रों में ये फर्म स्थापित की जा सकती है जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तेज पवन चलती हो। टरबाइन की आवश्यक चाल बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए और इसके साथ ही संचायक सेल जैसी कोई पूर्तिकर सुविधा भी होनी चाहिए जिसका उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय किया जा सके जब पवन नहीं चलती हो। ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है और 1 मेगावाट जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए और पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की आरंभिक लागत बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त पवन चक्कियों के दृढ़ आधार और पंखुड़ियाँ वायुमंडल में खुले होने के कारण अंधड़, चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक थपेड़ों को सहन करते हैं। इसके लिए उच्च स्तर के रख रखाव की आवश्यकता भी होती है। दोस्तों जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बाद आइए जानते हैं वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। दोस्तों टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे प्रगति हो रही है हमारी ऊर्जा की मांग में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हमारी जीवन शैली में बदलाव हो रहा है और हम अपने कार्यों को करने के लिए अधिकाधिक मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण से हमारा जीवन स्तर उन्नत हो रहा है हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों
ऊर्जा के कुछ नए स्रोतों का उपयोग करने की बात इस समय हो रही है, जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से भिन्न है। दोस्तों, सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है और सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान दर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा निष्कासित कर रहा है और इस दर से भविष्य में लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकिरित करता रहेगा। सौर ऊर्जा का केवल एक छोटा भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्य परतों पर पहुंच पाता है, जिसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित कर लिया जाता है और शेष भाग पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचता है। सर्वसम या बराबर परिस्थितियों में परावर्तक पृष्ठ अथवा श्वेत पृष्ठ की तुलना में जो काला पृष्ठ होता है अधिक ऊर्जा का अवशोषण करता है। आप सौर कुकर के बारे में जानते हैं, सौर जल तापक के बारे में जानते हैं और कुछ सौर कुकर में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है। इससे इनका ताप और उच्च हो जाता है। सौर कुकरों में कांच की शीट का ढक्कन होता है और पौध घर प्रभाव के विषय में आप जो जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका प्रयोग करके सौर कुकर का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, भारत एक भाग्यशाली देश है क्योंकि वर्ष के अधिकांश दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारा देश प्रतिवर्ष 5,000 किलोवाट, देखिए यानी कि 5,000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। बादल रहित स्वच्छ आकाश की स्थिति होने पर पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का परिमाण 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर के बीच होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इस क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पर माना गया है और इसका सन्निकट मान 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। तो सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सरलता से देखा जाता है कि जो सोलर युक्तियाँ होती हैं या सौर युक्तियाँ हैं, ये दिन के कुछ समय ही उपयोगी होती हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग की सीमा सौर सेल का उपयोग करके किया जाता है और सौर सेल आप जानते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं और एक पैनल लगाकर सौर ऊर्जा को जो है बैटरी में संग्रहित कर लिया जाता है, जिससे कि स्थिति ये है कि हम इस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। सौर सेलों में ये लाभ है कि इनमें कोई गतिमान ऊर्जा नहीं होता, इनका रखरखाव सस्ता होता है, बिना किसी फोकसन युक्त के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। सौर सेलों के उपयोग का एक लाभ ये है कि इन्हें सुदूर और अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। ऐसे छितरे बसे हुए क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है जहां शक्ति संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला और पारंपरिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। दोस्तों, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग होता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है और इसमें विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता होती है और सौर सेल को उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी महंगी है और सौर सेलों में परस्पर संयोजन करने सौर सेल बनाने में सिल्वर का उपयोग होता है, जिसके कारण लागत में और वृद्धि हो जाती है। तो देखा जाए तो मानव निर्मित उपग्रह, अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों, मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेल का प्रयोग प्रमुख ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल, परिकलक और बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई जो है आनत छतों पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो और अत्यधिक महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी सीमित है। दोस्तों, सौर ऊर्जा के अलावा समुद्रों से भी हमें अनेक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आती है। ज्वारीय ऊर्जा तो घूर्णन करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों का जल स्तर चढ़ता और गिरता है और समुद्रों के जल स्तर दिन में जो परिवर्तन होता है उसको ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर चढ़ने और गिरने में ज्वारीय ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं और लेकिन इस प्रकार के बांध निर्मित किए जाने वाले स्थान बहुत सीमित हैं। ज्वारीय ऊर्जा के अलावा तरंग ऊर्जा भी समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की उत्पत्ति होती है और इस गतिज ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के लिए किया जा सकता है, लेकिन अभी इतनी प्रबल तरंगें जो हैं महासागरों के पृष्ठ पर जो प्रबल पवन तरंगें होती हैं, तरंग ऊर्जा वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगें बहुत तेज हों या उनकी शक्ति अधिक हो।
महासागर की तापीय ऊर्जा का प्रयोग भी दोस्तों ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। समुद्र अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त होता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल ठंडा होता है। ताप में अंतर का उपयोग सागरी तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र यानी ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओटीईसी जो होता है दोस्तों, विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ के जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई के जल के ताप में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। तो पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है और इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है और महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। तो लेकिन महासागरों की ऊर्जा की क्षमता दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागर तापीय ऊर्जा बहुत अधिक है, लेकिन अभी इसका दक्षतापूर्वक व्यापारिक दोहन नहीं किया जा सका है। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। भौमिकी परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाते हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त क्षेत्रों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है और इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है, जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है और उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक हो। न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत नाभिकीय ऊर्जा या नाभिक एटॉमिक एनर्जी है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है ये नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक है। इसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक, जिसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम होता है, इनके नाभिक में न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है और जब ऐसा किया जाता है तो बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तब ये होता है कि जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ ही अधिक होता है। जैसे यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। और विद्युत उत्पादन के लिए जो डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्र या एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं, इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होता है, जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है और इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। दोस्तों नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मूल नाभिक और उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमानों का अंतर जो है ये ऊर्जा में परिवर्तित होता है और इस ऊर्जा की दर को 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले एक सूत्र E = mc² से निकाला था। दोस्तों भारत में जो है स्थिति ये है कि तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कालपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात और कैगा कर्नाटक, यहाँ पर स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता हमारे देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की मात्रा की 3% से भी कम है। फिर भी बहुत से औद्योगिक देश अपनी कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता को 30% से भी अधिक पूर्ति नाभिकीय स्रोतों से कर रहे हैं। इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम आते हैं। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का प्रमुख संकट पूर्ण रूप से उपभोग होने के बाद जो शेष बचा नाभिकीय ईंधन का भंडारण और इनका निपटारा करना है, क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम अब भी हानिकारक कणों से क्षयित होता है और यदि नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण और निपटारा उचित प्रकार से नहीं होता तो इससे पर्यावरण प्रदूषण होने का खतरा होता है और ये जो नाभिकीय प्रदूषक होते हैं बहुत लंबे समय तक प्रकृति में बने भी रहते हैं। नाभिकीय विखंडन से परमाणु ऊर्जा को जो है परमाणु भट्टियों का प्रयोग नियंत्रित नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। दोस्तों नाभिकीय संलयन क्या होता है? आजकल सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं, लेकिन एक अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रक्रिया जिसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है
इसके द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। संलयन का मतलब दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना है, जो कि सामान्य हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन के समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। इसमें भी आइंस्टीन समीकरण के अनुसार विशाल परमाणु ऊर्जा या विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। लेकिन नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं आप जानते हैं सूर्य और तारों में विशाल ऊर्जा का स्रोत होती हैं। नाभिकीय संलयन में स्थिति ये है कि हाइड्रोजन बम ये ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रखते हैं। ये नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतः स्थापित किया जाता है जिसमें ड्यूटेरियम और लिथियम होते हैं। जब इस नाभिकीय बम को विस्फोटित करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही माइक्रोसेकंड में 10⁷ केल्विन तक बढ़ जाता है और यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप अति विशाल परिमाण की ऊर्जा निकलती है। लेकिन ये जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है अभी व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो पाई है ऊर्जा उत्पादन के लिए। दोस्तों, पर्यावरण विषयक सरोकार बहुत ही महत्वपूर्ण है ऊर्जा के क्षेत्र में। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दोहन पर्यावरण में किसी न किसी रूप में कोई न कोई समस्या उत्पन्न करता है। देखिए, जब किसी परिस्थिति में हम ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं तो कुछ कारकों पर निर्भर करता है। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की सरलता, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की मितव्ययिता और प्राप्त करने या उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता तथा उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति, ये सारी चीज़ें ऊर्जा स्रोत और पर्यावरण में संबंधित हैं। यदि हम सीएनजी या संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के विषय में बात करें तो हम ये जानते हैं जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषित होती है। सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस युक्ति के संयोजन में पर्यावरणीय क्षति हुई हो। और इस क्षेत्र में लगातार अनुसंधान हो रहे हैं जो अधिक समय तक ऐसे प्रौद्योगिकी या ऐसे यंत्रों का विकास किया जाए जो अधिक समय तक चलें और ऊर्जा उत्पादन करते रहें। अगली चीज़ ये है कि कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। दोस्तों, ऊर्जा स्रोतों के समाप्ति के आधार पर इन्हें नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों में बांटा जाता है। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध है। यह ऊर्जा की संतत अथवा आवर्ती धाराओं के रूप में या भूमिगत भंडारों में विशाल मात्रा में संचित है कि इनके खाली होने की दर व्यवहारिक दृष्टि से नगण्य है। दोस्तों, इस अध्याय के अध्ययन से यानी ऊर्जा के स्रोत के अध्ययन से आपने क्या सीखा, आइए उसको संक्षेप में जान लेते हैं। हमारी जीवन शैली के स्तर में वृद्धि के साथ हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ऊर्जा के उपयोग की दक्षता में सुधार का प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमें ऊर्जा के नए स्रोतों को परखना और उनका दोहन करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें ऊर्जा के नवीन स्रोतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे जीवाश्मी ईंधन ये संकटग्रस्त हैं और ये शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। हमारा ऊर्जा स्रोत का चयन, उपलब्धता में सरलता, उसका ऊर्जा निष्कर्षण की लागत, ऊर्जा स्रोत के उपयोग की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता, ऊर्जा स्रोत के उपयोग का पर्यावरण के प्रभाव जैसे कारकों पर निर्भर करता है। और हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।